साल 1907। पंजाब की मिट्टी में एक बच्चा जन्म लेता है। एक ऐसा बच्चा जिसकी आंखों में बचपन से ही आग थी, दिल में देश के लिए दर्द था और दिमाग में आजादी का सपना। उस बच्चे का नाम था भगत सिंह। उस समय भारत अंग्रेजों का गुलाम था। हर तरफ डर था, अत्याचार था। गरीब किसान रो रहे थे, नौजवान बेरोजगार थे, और जो अंग्रेजों के खिलाफ बोलता उसे जेल में डाल दिया जाता। लेकिन पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव में पैदा हुआ यह बच्चा अलग था। कहते हैं जब भगत सिंह पैदा हुए उसी दिन उनके पिता और चाचा जेल से रिहा होकर घर लौटे थे। पूरे परिवार ने इसे शुभ संकेत माना। उनका परिवार देशभक्ति से भरा हुआ था। पिता किशन सिंह, चाचा अजीत सिंह, सब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। घर में हमेशा देश की बात होती, क्रांति की बात होती, और छोटे भगत सिंह सब सुनते रहते। एक दिन की बात है। भगत सिंह बहुत छोटे थे। उनके पिता खेत में काम कर रहे थे। भगत सिंह मिट्टी में कुछ बो रहे थे। पिता ने हंसकर पूछा, क्या बो रहे हो बेटा? भगत सिंह बोले, बंदूकें बो रहा हूं ताकि बड़े होकर अंग्रेजों से लड़ सकूं। इतनी छोटी उम्र और इतना बड़ा सपना। समय बीतता गया। भगत सिंह स्कूल जाने लगे। पढ़ाई में तेज थे, लेकिन उनके दिल में सिर्फ एक बात रहती, भारत को आजाद कराना। फिर आया साल 1919 और इस साल ने भगत सिंह की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। 13 अप्रैल, बैसाखी का दिन। हजारों लोग जालियनवाला बाग मैसेकर में इकट्ठा हुए थे। लोग शांतिपूर्वक सभा कर रहे थे। तभी अंग्रेज अधिकारी जनरल डायर वहां पहुंचा। उसने बिना चेतावनी दिए गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। चारों तरफ चीखें गूंजने लगीं। लोग भाग नहीं सकते थे क्योंकि रास्ते बंद थे। मां अपने बच्चों को बचा रही थी, रेखे थी। बच्चे अपने पिता को ढूंढ रहे थे और गोलियां लगातार चल रही थीं। पूरा जलियांवाला बाग खून से भर गया। जब यह खबर भगत सिंह तक पहुंची, वह सिर्फ 12 साल के थे, लेकिन अगले ही दिन वह अकेले अमृतसर पहुंच गए। उन्होंने उस मिट्टी को अपने हाथों से उठाया जो शहीदों के खून से लाल थी। उस मिट्टी को एक बोतल में भर लिया और घर ले आए। उस दिन उन्होंने मन ही मन कसम खाई, अब मेरी जिंदगी सिर्फ भारत माता के नाम है। धीरे धीरे भगत सिंह बड़े हो रहे थे, लेकिन उनके अंदर का गुस्सा भी बढ़ रहा था। उस समय महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। पूरा देश अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हो गया। भगत सिंह भी इस आंदोलन से जुड़े। उन्होंने अंग्रेजी किताबें जलाईं, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया और लोगों को जागरूक करने लगे। लेकिन फिर अचानक चौरी चौरा घटना के बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। पूरा देश हैरान रह गया, लेकिन सबसे ज्यादा टूटे थे भगत सिंह। उन्हें लगा कि सिर्फ शांतिपूर्ण तरीके से अंग्रेज नहीं जाएंगे। अब उन्हें जवाब उसी भाषा में देना होगा जो अंग्रेज समझते हैं। इसके बाद भगत सिंह ने क्रांतिकारियों का रास्ता चुना। उन्होंने कॉलेज छोड़ा, घर छोड़ा और पूरी तरह आजादी की लड़ाई में उतर गए। वह किताबें बहुत पढ़ते थे, इतिहास, राजनीति, क्रांति, समाजवाद, सब कुछ। वह सिर्फ बंदूक चलाना नहीं चाहते थे, वह लोगों की सोच बदलना चाहते थे। धीरे धीरे वह कई क्रांतिकारी संगठनों से जुड़ गए। फिर उनकी मुलाकात हुई चंद्रशेखर आजाद से। आजाद एक निडर क्रांतिकारी थे। उन्होंने भगत सिंह में आग देखी और भगत सिंह ने आजाद में नेतृत्व। दोनों मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ योजनाएं बनाने लगे। फिर आया साल 1928। उस समय भारत में साइमन कमीशन आया। इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। पूरा देश गुस्से में था। लोग नारे लगा रहे थे, साइमन गो बैक। लाहौर में एक विशाल प्रदर्शन हुआ। इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे लाला लाजपत राय। तभी अंग्रेज पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। एक अंग्रेज अफसर, जेम्स स्कॉट, ने बेरहमी से लाठियां चलवाईं। लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए। कुछ दिनों बाद उनकी मौत हो गई। पूरा देश रो पड़ा, लेकिन भगत सिंह के अंदर बदले की आग जल उठी। उन्होंने कहा, लाला जी की मौत का बदला लिया जाएगा। फिर एक योजना बनाई गई, स्कॉट को मारने की योजना।
लेकिन गलती से स्कॉट की जगह अंग्रेज अफसर सॉन्डर्स मारा गया। इस घटना के बाद पूरा ब्रिटिश शासन हिल गया। हर जगह भगत सिंह की तलाश शुरू हो गई, लेकिन भगत सिंह बच निकले। उन्होंने अपने बाल कटवा दिए, दाढ़ी मुंडवा ली, ताकि कोई पहचान न सके। एक सिख युवक के लिए यह आसान नहीं था, लेकिन देश के लिए उन्होंने सब कुर्बान कर दिया। अब भगत सिंह सिर्फ एक इंसान नहीं रहे थे, वह अंग्रेजों के लिए डर बन चुके थे। फिर भगत सिंह ने एक और बड़ा फैसला लिया। वह चाहते थे कि पूरा देश जागे, लोग डरना छोड़ दें। इसीलिए उन्होंने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने की योजना बनाई। लेकिन यह बम किसी को मारने के लिए नहीं था, यह सिर्फ अंग्रेजों को जगाने के लिए था। 8 अप्रैल 1922 भगत सिंह और बातुकेश्वर दत्त विधानसभा पहुंचे। सभा चल रही थी। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ, पूरा हॉल धुएं से भर गया और फिर 2 आवाजें गूंजी, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी, दोनों भागे नहीं, उन्होंने खुद को गिरफ्तार करवा दिया, क्योंकि अब वह चाहते थे कि अदालत उनके विचार सुना ब्याही, पूरा देश उनकी आवाज सुने। जेल में भगत सिंह के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया। भारतीय कैदियों को गंदा खाना दिया जाता था, जबकि अंग्रेज कैदियों को अच्छी सुविधाएं मिलती थीं। इसके खिलाफ भगत सिंह ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। दिन बीतते गए, 10 दिन, 20 दिन, 40 दिन, लेकिन भगत सिंह नहीं झुके। पूरा देश उनकी तरफ देखने लगा। लोग कहने लगे, यह लड़का सिर्फ क्रांतिकारी नहीं, यह आग है। भगत सिंह जेल में भी किताबें पढ़ते रहे, वह लिखते रहे, सोचते रहे, देश के भविष्य की बात करते रहे। उनका एक एक शब्द लोगों के दिल में उतर रहा था। फिर अदालत ने फैसला सुनाया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव थपर को फांसी की सजा। पूरा देश सड़कों पर उतर आया। लोग मांग करने लगे कि फांसी रोक दी जाए, लेकिन अंग्रेज डर चुके थे। उन्हें पता था, यह नौजवान जिंदा रहा तो लाखों लोग जाग जाएंगे। 23 मार्च 1931 की रात तीनों क्रांतिकारी हंसते हुए फांसी घर की तरफ बढ़े। उनके चेहरे पर डर नहीं था, आंखों में आंसू नहीं थे, वह गा रहे थे, मेरा रंग दे बसंती चोला। कहते हैं फांसी से पहले भगत सिंह लेनिन की किताब पढ़ रहे थे। जब जेल अधिकारी उन्हें लेने आया तो भगत सिंह बोले, ठहरो, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। और फिर हंसते हंसते वह फांसी पर चढ़ गए। सिर्फ 23 साल की उम्र, इतनी छोटी जिंदगी, लेकिन इतना बड़ा नाम कि आज भी करोड़ों दिलों में जिंदा है। अंग्रेजों ने रात में चुपके से उनके शव जलाने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों को पता चल गया। लोग दौड़ पड़े। पूरा पंजाब रो रहा था। माएं अपने बच्चों से कह रही थीं, भगत सिंह जैसा बनना। और सच कहें, भगत सिंह सिर्फ एक इंसान नहीं थे, वह सोच थे, वह हिम्मत थे, वह क्रांति थे।